वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस जब यकीनन कलामिटी की सिनेरियो होती है। अनफॉर्चुनेटली आर ट्रेंड इज़ कि हम सबसे पहले उसका अंदाज़ा लगाते हैं और उस अंदाजे के बाद ना जो हमारा वर्बेटम, जो हमारा नैरेटिव डेवलप होता है वो लोगों को तैयार करता है। अभी आपने पिछले सेगमेंट में देखा, आई वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट द पॉसिबल द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि ग़िज़ाई किल्लत भी हो सकती है, महंगाई का तूफ़ान भी आ सकता है। बट वी थॉट व्हाई नॉट एनालाइज इट विद द स्पेशलिस्ट हिमसेल्फ। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अली खिज़र, जो कि डायरेक्टर रिसर्च हैं एट द बिजनेस रिकॉर्डर। और ऑफलाइन अभी हम बात करते हैं, उन्होंने कहा कि इतनी बदतरीन सिचुएशन नहीं है सिद्रा, ही चूजेस टू बी एन ऑप्टिमिस्ट, सो लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस। अस्सलाम वालेकुम अली। Ali, thank you so much for being a voice of optimism at this point in time. अभी थोड़ी देर पहले और जितने मैंने ओहदेदारान से बात की है वो तो कह रहे हैं कि जी तखमीना लगाया जा रहा है 50 बिलियन का लॉस हो गया। प्रॉबली द वे द क्रॉप्स एंड द फूड स्कैसिटी इज़ गोइंग टू कम थ्रू, तो इन्फ्लेशन बढ़ने की भी चांसेस हैं। आपका क्या अंदाज़ा है इस वक्त, एंड व्हाट आर सम ऑफ द फोर्सेस एंड टैक्टिक्स अंडर प्ले? मेरी ऑप्टिमिज्म की बात नहीं है, जो रियलिज्म की बात है जी। जो मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, ये फ्लड्स हैं, यकीनन इनमें एक ये यूनिक है कि ये मानसून के टेल एंड पे आए हैं, उस वक्त आए हैं जब ग्लेशियर का पानी भी मेल्ट हो रहा है और इंडिया में बहुत ज़्यादा आया तो इंडिया ने पानी छोड़ दिया, तो उसकी वजह से वो लेवल जो जैसे कि ये लाहौर और बाकी पंजाब के रिवर्स हैं जो रावी और दूसरे रिवर्स, उनके इर्द गिर्द खतरनाक लेवल पे पानी आ गया जो 1998 के करीब था, और कुछ ऐसी जगहों पे पानी आ गया जहां कभी नहीं बारिश का आता था। उसकी वजह से लोगों को लगता है कि जी ये तो अनप्रेसिडेंटेड टाइप के, कोई 1988 में जब आया तो ना मुझे याद है, ना आपको याद है, ना किसी और को याद होगा, तो वो अनप्रेसिडेंटेड लगता है ना जी कि ये पहले चीज हुई नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा तबाहकारी ला रहा है। देयर आर डिफरेंसेस इन इट। देखिए प्रॉब्लम ये है कि देखिए पंजाब के अंदर जो है पानी जो ठहरता नहीं है, पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे को निकल आता है क्योंकि समुद्र से ऊपर है और यहाँ से निकलता आ रहा है। जो रावी की जमीन है या सतलुज की जमीन है जिस पे लोगों ने कहीं पे हाउसिंग सोसाइटी बना दी, कहीं पे उन्होंने काश्तकारी कर ली, थोड़े बहुत स्ट्रक्चर बना दिए, वो पानी के अंदर आ गए हैं। वो तो नेचुरली यहाँ नहीं थे, ठीक है। जो करता है उसको इसका रिस्क भी पता है, कुछ हाईलाइट हो जाते हैं, कुछ चीजें हाईलाइट नहीं होती, लेकिन पानी नीचे को निकलता है। पानी नीचे को निकला है और अभी साउथ पंजाब में भी जो बैराज तक पहुंचा था, जो मेरा ख्याल है 8 लाख क्यूसेक की वहां पे है, और वो तकरीबन बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था उसकी लिमिट को करने को, लेकिन उसके बाद 2 दिन में पहले पहुंचा था पानी, उसके बाद रिसीड कर गया वहां से। तो वहां पे भी बहुत खतरनाक किस्म की सिचुएशन नहीं आई। अब आगे सिंध में, वो सिंध के अंदर जो बैराजेस हैं वो 11 लाख क्यूसेक तक की उसकी कैपेसिटी है, तो जो साउथ पंजाब में भी निकल गया तो उम्मीद है कि ये सिंध से भी निकल जाएगा। तो ये देखें, और अगर सिंध या साउथ पंजाब के अंदर पानी ब्रीच कर जाता और वहां पे आप उसको वो जो है बंद तोड़ते और वहां पे खेतों में या गांव में पानी घुसने देते, तोड़े तो गए हैं बंद अली, कुछ बंद तोड़े तो गए हैं। जब हम देख रहे हैं कि कराची से ये समंदर में गिर रहा था पानी, तो हम तो यानी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि उस लेवल की शायद आपके कहने का मकसद ये है कि वो तबाहकारी नहीं आई है जिसके लिए हम कहें कि ओ माय गॉड व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। लेकिन बहरहाल ये नुकसान है, तो अब आपके ख्याल में क्या करेगी गवर्नमेंट? देखिए नुकसान है, मतलब अब लोग कह रहे हैं कि 60%, 70% चावल की कपास खत्म हो गई है, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है, 10-15% तक का नुकसान होगा, कपास का भी ऐसा ही नुकसान होगा। और वीट तो अभी सोइंग सीजन भी नहीं शुरू हुआ, वीट की प्राइस बढ़ने के अपने डायनामिक्स हैं, वो वैसे ही बढ़नी थी। मैं आपको पिछले सेगमेंट में बोला था कि वीट प्राइसेस, गंदम की प्राइस बढ़ी है, वो अलग चलिए। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के पास जो है फिस्कल स्पेस नहीं है। गवर्नमेंट की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बड़ी फ्रेजाइल है, उसमें एक हल्का सा शॉक भी जो है ना उसको डिस्टर्ब कर देता है, एंड इट्स अ माइनर शॉक, इट्स नॉट अ मेजर शॉक। 2022 वाला मेजर शॉक था। मैं ये थोड़ा सा बुनियादी फर्क डाल। अच्छा अली, बिफोर हमारे साथ जावेद कुरैशी साहब भी मौजूद हैं जो कि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के प्रेसिडेंट हैं इन सिंध, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि पाकिस्तान को हर दफ़ा हर दिहाई में एक नया नारा हम लगाते हैं फॉर आर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कभी हम सीपैक की बात करते हैं, कभी हम कहते हैं कि तमाम हम प्रॉब्लम्स को साइड पे रखें। आपको याद होगा जरदारी साहब जब पहले प्रेसिडेंट बने थे तो हमने इंडिया यानी भारत के साथ तिजारत की बात की, हमने कहा ईस्ट टू वेस्ट, और फिर सीपैक हम पिछले 10 सालों से सुनते आए हैं। मुशर्रफ साहब के ज़माने में वो हमें सिंगापुर या दुबई की मिसाल देते थे। सेंट्रल एशिया का कभी जिक्र आता है कि दिस इज़ वेयर ग्रोथ फॉर पाकिस्तान इज़ इन द नेक्स्ट 10 years, क्योंकि अब मशरिक़ वुस्ता की सिनेरियो भी बदल रही है। यूरोप इज़ ऑलरेडी इन अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेस।
वेयर शुड पाकिस्तान बी लुकिंग एंड व्हाट इज़ द इकोनॉमिक फ्यूचर फॉर पाकिस्तान? किस तरफ हमें ग्रोथ नज़र आ रही है? देखिए, पाकिस्तान का जो इकोनॉमी का प्रॉब्लम ये है कि हम एक लो ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन इक्विलिब्रियम में फंस चुके हैं। अगर हम हाई ग्रोथ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो फौरन हमारा क्राइसिस आ जाएगा। यानी कि पहले वो होता था कि 2-3 साल हम ग्रोथ ले लेते थे जी, फिर क्राइसिस आता था। अब हम ग्रोथ का सोचते ही हैं तो क्राइसिस आ जाता है। सो वी आर ट्रैप्ड। प्रॉब्लम ये है कि वी आर ट्रैप्ड। ए गवर्नमेंट हो, बी गवर्नमेंट हो, ये पिछले 20-25 साल में ये कंसिस्टेंटली हुआ है। तो इस वक्त हम अगर 3% से ऊपर ग्रो करेंगे तो हमारा क्राइसिस आ जाएगा। तो हमारी जो भी स्टेबिलिटी आई है, कोई शक नहीं कि प्राइसेस नीचे आ गई हैं, सारा कुछ हुआ है, लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और यूथ जो है खासतौर पर उसके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, मुल्क से हर कोई पैसा अभी भी जो सरमायाकार है बाहर निकालने का जा रहा है, और सब मुल्क में कुछ सरमायाकार नहीं लगा रहा। आप देखें स्टॉक मार्केट डबल ट्रिपल से ज्यादा ऊपर हो गई है, लेकिन फॉरेनर की इन्वेस्टमेंट नेगेटिव है। आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, $2.5 बिलियन की पिछले साल थी, उसमें से 2.2 बिलियन रिटेन अर्निंग है, यानी कि जो लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट से इधर कमाया और उसको बाहर नहीं लेके गए। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो आ ही नहीं रही है। तो वो चीज आने के लिए हमें कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, हमें पॉलिटिकल कुछ चीजों को ठीक करना पड़ेगा। आपके सामने है वो सारी चीजें, स्टेबिलिटी लुकिंग फॉरवर्ड टू, यानी कौन से ब्लॉक की तरफ हम देख रहे हैं? कभी एससीओ की बात होती है, कभी हम मशरिक़ वुस्ता की बात करते हैं, कभी सेंट्रल एशिया की बात करते हैं। नेचुरल पार्टनर्स इन दिस टर्मोइल हमारा कौन हो सकता है? देखिए, अब मैं ऑप्टिमिज्म की थोड़ी बात ये करूंगा कि पाकिस्तान में आप अगर देखें 2008 के बाद खास तौर पे और पिछले को 20-25 साल में आप अगर कहीं पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की मिलती थी या कहीं पे आपको रास्ता मिलता था तो इंडिया उसके रास्ते में खड़ा हो जाता था। FATF की ग्रे लिस्ट से भी हम बड़ी मुश्किल से निकले, बाकी मुल्क आराम से निकला है, कोई इंडिया नहीं निकलने देता था। फिर अमेरिका जो था, जो पिछली जो अफगानिस्तान से एग्जिट हो रहा था, उसमें इंडिया के इन्फ्लुएंस पे बहुत ज्यादा था। और पाकिस्तान के बारे में दुनिया ये कहती थी कि जी ये तो डबल गेम करते हैं और ये करप्ट हैं और ये कुछ नहीं करते, और उनकी स्ट्रांग भी नहीं है, वो मिलिट्री स्ट्रेंथ भी नहीं है, और बाकी मुल्क में 100 किस्म के मसले हैं। ये जो भी पिछले दिनों इंडिया के साथ हमारा मसला हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। चाइना ने हमें जिस तरह सपोर्ट किया, पहले दिन हमने इंडिया के 5 जहाज गिराए, उसका देख लिया कि चाइना पाकिस्तान के साथ आयरन क्लैड ब्रदर है, ये चीज प्रूव हो गई। दूसरा ये हुआ कि इंडिया ने उसकी मीडिया ने जिस तरह डील किया, पाकिस्तान ने उसको जिस तरह डील किया, पाकिस्तान को बड़ी अच्छी PR मिली है ग्लोबली, और इंडिया को बड़ी नेगेटिव PR मिली है। तो वो थोड़ी एक शिफ्ट हो रही है। और अगर अब अगर पूरी सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान चाइना के पास चला गया, लेकिन अमेरिका भी पाकिस्तान को बिल्कुल खाली छोड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि इंडिया इज नॉट इनफ टू काउंटर चाइना। तो उन्हें पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुक रखना है ताकि थोड़ा सा इस रीजन में अपनी प्रेजेंस रखे। तो पाकिस्तान का मेरा ख्याल है वक्त आ रहा है, जो पिछले 25-30 साल में दुनिया में मुस्लिम मुल्कों ने, इंडोनेशिया ने, इंडिया ने, बांग्लादेश ने, वियतनाम ने, बहुत सारे मुल्कों ने तरक्की की। I love the fact that you're a voice of optimism, realism, और मेरे ख्याल में ये इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी अली इसलिए भी है बिकॉज जिस तरह हम बार बार कहते हैं इकोनॉमी इज़ 80% परसेप्शन एंड 20% रियलिटी। इवन व्हेन थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, हमारे यहाँ लोग और ख़ास तौर पे हमारी ताजिर बिरादरी, हमारी यूथ, हमारे इन्वेस्टर्स, उन सब का एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक होना बहुत ज़रूरी है। ऑन दैट नोट लेट मी नाउ इंक्लूड जावेद साहब, जिनके मुताबिक जो अंजुमन ताजिरान का पर्सपेक्टिव है, उनका कहना है कि जो सैलाब के दौरान नुकसान हुआ है उसमें उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत है। जावेद साहब, किस किस्म की मांग है या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हुकूमत से इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिद्रा आपका और आपके चैनल का कि आपने ताजिर बिरादरी का मौक़िफ़ जानने के लिए वक्त दिया। देखिए जी, गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट जो चाहिए वो हमें ये चाहिए, हमने पिछली बार भी कहा कि हमारा जिस तरीके से जो पिछली जो बारिश हुई उसमें अरबों रुपए का नुकसान ताजिर बिरादरी को हुआ, और अब जो बारिश हुई है जो 3 दिन पहले, इस बारिश के अंदर मैं ये तो नहीं कह सकता कि ताजिर बिरादरी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन ज़राअत का हमारा शोबा बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हुआ है। उसकी वजह से कारोबार, ये समझे कि बिल्कुल हमारा कारोबार ठप होकर रह गया है। इस वक्त हालात मुल्क के जो सैलाबी जो सूरत हाल है, ये जो बारिशें हैं तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड बारिशें नहीं थी जिसके लिए कि एक हंगामी सूरत हाल हुकूमत ने बनाई, लेकिन ये एक इतनी बारिश थी
मैं ये समझता हूँ जावेद साहब, मैं थोड़ा सा बारिश के अलावा आपका जो तखमीना है, जब हम कहते हैं कि ताजिर बिरादरी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, गवर्नमेंट के अपने तरीके होते हैं उसको गेज करने के या उसका अंदाज़ा लगाने के। मुझे ये बताइए कि पिछले दिनों यानी उस थोड़े अरसे कबल हम ताजिर 2 स्कीम्स की बात कर रहे थे, टैक्सेस की बात कर रहे थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं ही, लेकिन मुझे बताएँ कि जब आज आप लॉसेस का तखमीना लगाते हैं तो क्या ये वेरीफाई किया जा सकता है, क्या ये फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा है? क्योंकि हुकूमत और आपके बीच में एक ब्रिज बनने की ज़रूरत है ना इस वक्त। बिल्कुल, आपने सिद्रा बहुत ज़बरदस्त बात कही, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अफसोस ये होता है कि ताजिर बरादरी और हुकूमत के दरमियान कोई भी ब्रिज इस वक्त बना हुआ नहीं है। हुकूमत किसी भी तरीके से ताजिर को, ताज बरादरी को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब उनसे हम कोई बात करते हैं तो बजाय वो हमें फैसिलिटेट करने के तनकीद की जाती है कि ताजिर बिरादरी क्या करती है, बिला वजह की हमारी गवर्नमेंट पर आप जो है उंगलियां उठाते हैं। हम ये नहीं चाहते, जो भी हुकूमत आती है, हम कोई भी सियासी पार्टी नहीं है ताजिर बिरादरी की, हमारी सियासी पार्टी पाकिस्तान है और हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के पाकिस्तान की जो खिदमत ताजिर बिरादरी कर रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी और सारी रहेगी। लेकिन जावेद साहब, क्या कोई पॉलिटिकल जमात आपको बेहतर रिप्रेजेंट करती है? क्योंकि देखिए, एक तासुर मिसाल के तौर पे PMLN का ये है कि ये ताजिर फ्रेंडली जमात है और इनके आने पे कारोबारी तबके का नुकसान नहीं होता बल्कि उनको बढ़ावा मिलता है। क्या किसी जमात को आज आप देखते हैं जो आपकी बेहतर तौर पे आपकी रहनुमाई कर सकती है, आपको बेहतर रिप्रेजेंट करती है, आपको कुछ राहत पहुँचाती है? मैं सिद्रा, आपने जो बात कही, मैं किसी भी एक सियासी जमात का नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, हम किसी एक सियासी जमात की बात करते हैं तो दूसरी सियासी जमातें ताजिर बिरादरी पर इस किस्म का अटैक करती हैं कि हमें अपनी डिफेंड करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि तमाम सियासी पार्टियां पाकिस्तान की हैं, ताजिर बिरादरी पाकिस्तान की है, हमें मिलजुल कर जो मसाइल है उन्हें हल करना चाहिए, लेकिन ये ना हो कि आप ताजिर बिरादरी के मसाइल को इग्नोर कर रहे हैं और ताजिर बिरादरी इस मुल्क की मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा यानी यहाँ डालती है, और आप देखते हैं इनके टैक्स के पैसों से हमारे वुज़रा, ब्यूरोक्रेट, ये किस जावेद साहब, ये सवाल मैं एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट अली साहब के पास लेके जाना चाहूँगी। अली साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्योंकि इनकी बात भी दुरुस्त है, देयर आर लॉट्स ऑफ पेन पॉइंट्स, लेकिन फिर इनडायरेक्टली ये टैक्स हो रहे हैं। ताजिर 2 स्कीम आपके सामने है, डिड नॉट टेक ऑफ एज वाज एक्सपेक्टेड बाय FPR एंड द अदर इंस्टीट्यूशंस, बट एट द सेम टाइम दे आर द बैकबोन फॉर लॉजिस्टिक्स, फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस, फॉर द सप्लाई चेन्स ऑफ पाकिस्तान। कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह हल करना चाहिए? व्हाट कुड बी एन इनोवेटिव वे टू डिसरप्ट द प्रॉब्लम्स एंड टू हैंड होल्ड देम एट दिस टाइम? देखिए जी, प्रॉब्लम ये है कि टैक्स जो लगता है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में लगता है, विद होल्ड करता है जी, जबकि इनकम टैक्स जो है जनरली स्पीकिंग जो भी मतलब ये बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम, स्पेशली ट्रेडर्स एंड होलसेलर, ये इतना नहीं देते हैं। और ये बात बड़ी तयशुदा है कि आप अपने किसी दोस्तों में बैठ जाएं कि जी हम बैठ के भी देखे हैं कि जो कारोबार करते हैं उनसे हिसाब लगाया कि जी आपने इनकम टैक्स साल का कितना दिया है, उन्होंने इनकम टैक्स साल का जो हम जैसे लोग होते हैं उनसे कोई मतलब फ्रैक्शन दिया होता है, और उनकी गाड़ियां और उनके घर वो जो है हमारे से बहुत बेहतर होते हैं। तो नेचुरली वो एक चीज़ है, लेकिन चूंकि सारी कम्युनिटी ऐसे देती है तो एक सिस्टम ऐसे है। दूसरा ये कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को आहिस्ता आहिस्ता कम करना है और हमने डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाना है, और हम डंडे से ये नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये कि मिसट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड बिटवीन द स्टेट एंड द जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी खत्म होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट रिटर्न में टैक्स देती क्या है। बात यह है कि तो ये तो जिसका कट जाता है सैलरी, वो तो फिर उनका आंसू लेके चुप हो जाता है, तो कोई सुनवाई नहीं है ना, वो तो आउटसोर्स कट जाता है। जी बिल्कुल, मुझे वो जो कहता है मुझे मिलता क्या है, मैं बच्चों की फीसें अपनी जेब से पे करता हूँ, मैं सारा कुछ ये करता हूँ, तो मुझे बिजली भी इतनी महंगी मिलती है, उसमें भी इनएफिशिएंसीज हैं, फिर गवर्नमेंट की 10 तरह की करप्शन है, फिर 10 तरह के और मसले हैं,
तो वो आप सबके सामने है। उन चीजों को जब तक एक विजिबली ठीक करने की कोशिश नहीं होगी, यानी वो मसला ही होता है अक्रॉस द बोर्ड एक ब्लाइंड साइडेड तरीके से, बड़े मायोपिक अंदाज में विजन के साथ हम कहते हैं कि नहीं जी बस पहले टैक्स दें, लेकिन सवाल दूसरी तरफ ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, रिटर्न क्या है, पीपल शुड बी एबल टू सी अ क्लियर इंसेंटिव फॉर गिविंग दीज टैक्सेस। जावेद साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, व्हिच कुड बी योर फाइनल स्टेटमेंट्स बिफोर आई क्लोज दिस सेगमेंट। जी मैं अली साहब की बात से कतई मुत्तफिक नहीं हूं, और ये एक माहौल बना दिया गया है इस मुल्क में कि ताजिर बिरादरी टैक्स नहीं देती। मैं इनसे पूछता हूं, सैलरी पर्सन की तो सैलरी फिक्स है, क्या इनकम टैक्स इनकम पे लिया जाता है या टर्नआउट पे लिया जाता है? हमारी हुकूमत टर्नआउट पे टैक्स लगाना चाहती है। आज भी 1 लाख ताजिर जो कमर्शियल मीटर है वो इनकम टैक्स अदा दे रहा है। वो मेरे पास एक्चुअल फिगर तो नहीं है, वो अरबों रुपए की है। वो टैक्स कहाँ जा रहा है, कौन दे रहा है? क्या वो सैलरी पर्सन दे रहा है? ऐसा ना करे खुदा रहा। आप ठीक है, सैलरी पर्सन का एक ऑटो जो है वो डिटेक्ट हो जाता है टैक्स, लेकिन जो ताजिर बिरादरी जो टैक्स दे रही है वो इस मुल्क का सबसे बहुत ज्यादा टैक्स है। क्या आप विद होल्डिंग टैक्स क्या जावेद साहब तो मसला ये है जो ऑलरेडी दिया जा रहा है उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है, मजीद की तवक्को है। दैट इज़ वेयर यू नो द ग्रेटेस्ट पेन पॉइंट ऑफ द ट्रेडर कम्युनिटी लाइज कि इनका जवाब ही ये है कि ऑलरेडी हम टैक्स दे रहे हैं और उसके रिटर्न में हमारे पास जो चीज़ें होनी चाहिए, और फिर कैश फ्लो, बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो रिटर्न्स होती हैं वो आपको नहीं मिलती। बट अली, दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव, दिस इज़ अ लॉन्गर डिस्कशन। इंशाल्लाह ताला मैं आप दोनों हजरात को दोबारा ज़हमत दूंगी एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड। लेकिन आज सुबह हमारे साथ होने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।